हेलो बच्चों, सो एज पर प्रॉमिस हम लोग सेंटर ऑफ मास का चैप्टर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं बच्चों। और उसके शीट के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। कुछ और भी सवाल हैं जो मुझे लगता है कि शीट के कम से कम सारे सवाल आप कर लें। तो जितने भी सवाल आपको एज अ होमवर्क दिए गए थे उनका सोल्यूशन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप बहुत आराम से उसे अपनी रेगुलर नोटबुक पर एज अ रिकॉर्ड भी रखेंगे और सारे सोल्यूशन मिला लीजिए। आपने एफर्ट से क्वेश्चन किए, सही किए, गलत किए, वो भी मैच कर लीजिए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी शीट का जो क्वेश्चन नंबर है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर, जैसे सबसे पहले मैं 13th नंबर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अपनी सेंटर ऑफ मास की आपके पास आई होप शीट होनी चाहिए बेटा। तो इस सेंटर ऑफ मास की शीट पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख जाएगा। ध्यान से देखें। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg have the position vectors as I cap, 2j cap, k cap। एक बॉडी है जो 1 kg की है, इसको 1 kg नाम दे दे रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी किसी बॉडी के पोजीशन, किसी बॉडी या किसी सिस्टम में मासेस की पोजीशन, उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वगैरह का डिस्कशन होता है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्रॉपर बॉन्डिंग बना के रखेंगे कि हमारा प्रत्येक सवाल करीब करीब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली हमें कह सकते हो कि इमेजिनेशन का एक आधार देता है कि ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले पार्टिकल मतलब 1 kg की पोजीशन 1 kg की पोजीशन वेक्टर ही दी गई है एंड 3 kg हैव द पोजीशन वेक्टर लाइक दिस। और 3 kg दूसरा पार्टिकल, इसके मास को मेंशन कर दिया जाए। 3 kg के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया। मैं रिपीट कर दूं, दो बॉडी है 1 kg 3 kg, ये रही इनके पोजीशन वेक्टर। ये 1 kg वाले का, ये 3 kg वाले का पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू ये लिखी, मैंने उसको R1 और R2 करके लिख दिया। तो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल हैव अ पोजीशन वेक्टर। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि 1 kg और 3 kg कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन या पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने सिंपल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा सबसे पहला जो मास मूवमेंट समझाते वक्त फार्मूला ड्राइव किया गया था क्लास में, वो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर का ही था। उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स अलग अलग नहीं किए गए थे। तो बच्चों जरा याद करो। अच्छा, थोड़ी सी बात और है कि अगर दो बॉडी से मिला हुआ इसे एक सिस्टम माना जाए तो अगर ये 1 kg है, ये 3 kg है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच में। बीच का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा दूर, हल्के से दूर और भारी वाले के पास में। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? तो हम इसके पोजीशन वेक्टर को बच्चों RCM मान सकते हैं, RCM। और RCM फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल सा रिजल्ट होता है, जैसे XCM YCM, वैसे RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 पहला मास, उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस M2 R2 दूसरा मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर। मतलब टोटल बॉडी का मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, लाइक M1 प्लस M2, राइट। अब वैल्यू रखी जाए, सो RCM इज इक्वल टू M1 पहले पार्टिकल का मास 1 kg मल्टीप्लाई बाई उसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू I कैप प्लस 2j कैप, I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप प्लस दूसरा मास 3 kg और उसका पोजीशन वेक्टर माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, माइनस 3i माइनस 2j प्लस k कैप, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अपॉन टोटल सिस्टम का मास। तो टोटल सिस्टम के मास में 3 + 1 इज इक्वल टू 4 kg। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM बराबर, ध्यान से देखेंगे तो जोड़ते चलिए, 1i कैप और इधर 3 तियां -9, तो -9 में से 1 चला जाएगा, -8i कैप, -8i कैप। इधर 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, -6 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3 2 जा -6 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा -4j कैप, -4j कैप। और 3k कैप प्लस का और 1k कैप प्लस का मिल जाएगा तो बन जाएगा 4k कैप अपॉन टोटल 4। ध्यान से देखिए तो ऊपर के सारे नंबर 4 से डिवाइड होते जाएंगे। तो डिवाइड करते वक्त हम बारी बारी से एक एक करके डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, इट्स -2i कैप, 4 1 के 4, इट्स -j कैप, और 4 1 के 4 प्लस k कैप, प्लस k कैप। सो अगर 1 kg और 3 kg के पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1 और R2 दिए गए हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने वाले इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ऐसी कुछ हो जाएगी, -2i - j + k। आई होप ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट।
मिला लीजिए आप बहुत अच्छे से, -2i - j प्लस के, राइट। ये था 13th सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तर्क भी इस्तेमाल करना है। कहता क्या है कि 3 आइडेंटिकल, बस यहीं से दिमाग लगाइएगा कि सिमेट्री सोचते चलिएगा। 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनमें से प्रत्येक का मास 1 किलो है और ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया वैसे रखें, पहला, दूसरा, तीसरा। They are touching each other with their center of masses on a straight line if the centers are marked as PQR। तीनों के सेंटर ऑफ मासेस को या सेंटर को P, Q और R माना गया है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सवाल इस चीज का नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो तो बहुत आसान है, लेकिन द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द सिस्टम फ्रॉम P इज, इफ ओरिजिन इज P, ऐसा मान लीजिए, या पार्टिकल की मार्किंग P से करी जाए। इस लाइन को इग्नोर करिए, इसकी एग्जैक्ट लाइन क्या हो जाएगी कि इफ द सिस्टम फ्रॉम, अच्छा ठीक है, सही है। तो कहता था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम P, बस इतना पढ़िए कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन P से कितनी होगी। 3 स्फीयर के 1 kg के इक्वल स्फीयर आपस में टच करते हुए रखे गए हैं। तीनों के खुद के सेंटर ऑफ मास सीधी लाइन पर पड़ रहे हैं, उनके नाम PQR हैं। तो P से इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी। बच्चों एक बहुत छोटी सी बात, अगर आप थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को इग्नोर करके सोचें तो क्या बीचों बीच वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा? बिल्कुल होगा। इसके इधर भी ऐसा स्फीयर, इसके इधर भी ऐसा स्फीयर, तो क्या तीनों की मिली जुली जो ज्योमेट्री है ये क्या खुद में एक सिमेट्रिकल शेप है? बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। और अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं लाई करेगा। अब पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सही बात ये है, ऑफ सिस्टम फ्रॉम P, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन P से कितनी है? P से। तो बहुत कॉमन सेंस है कि अगर P से ये दूरी नापोगे और प्रत्येक स्फीयर की रेडियस को R मानते चलो, R, तो R, R, 2R, सो P से दूरी नापनी है और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास दोनों स्फीयर के बीचों बीच वाले स्फीयर के सेंटर पर पड़ेगा। सो P से Q तक की जो दूरी है इट इज 2R। एक बड़ी अजीब बात है कि ऑप्शन में R के टर्म्स में आंसर नहीं दिया। हमने आंसर निकाल लिया कि सिमेट्रिकल दिखने वाले इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा जिसके P से दूरी R, R, 2R, मेरा आंसर आ गया। बट अफसोस है कि आंसर PQ, PR, QR के टर्म्स में दिया गया है। अब आप जुगाड़ करिए, आप बारी बारी से सबको चेक करिए। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप टेस्टिंग करें तो ऑप्शंस को ऐसा पढ़ें, इट इज PQ प्लस PR प्लस QR अपॉन 3, अपॉन टोटल में आएगा। मतलब जैसे PQ प्लस QR अपॉन टोटल 3, जैसे बी ऑप्शन PQ प्लस PR अपॉन 3। अब गो थ्रू अगर हम हो इससे तो बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आप बारी बारी से सभी चेक करिएगा, मैं बी इसलिए चेक करूं क्योंकि बी में मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। सुनिएगा, ये देखा हुआ सभी। तो बी ऑप्शन अगर चेक करें तो बी ऑप्शन कहता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की जो लोकेशन है वो PQ प्लस PR का 1/3 करके भी निकाली जा सकती है। आओ चेक कर लेते हैं। चलिए बताइए जरा सा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। PQ, मैं बी ऑप्शन टेस्टिंग कर रहा हूं, PQ प्लस PR प्लस PR, PQ प्लस PR, PQ प्लस PR अपॉन 3, PQ प्लस PR अपॉन 3। अच्छा बताओ जरा PQ कितना है? R, 2R प्लस P से R तक टोटल दूरी कितनी है? R, 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 4R अपॉन 3। दिमाग लगाइए, 4 2 6, 6R बाई 3 और 6R बाई 3 करोगे तो आंसर 2R। देखिए बिल्कुल सही आ रहा। तो दिए हुए सिमेट्रिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास Q पर लाई करेगा जिसकी P से दूरी 2R होगी। डायरेक्ट दूरी R के टर्म्स में नहीं दिए जाने पर हम इन डिस्टेंसेस को ऑप्शन वाइज अगर चेक करें तो बी ऑप्शन चेक करने पर PQ की वैल्यू और PR की वैल्यू को जोड़कर अगर 1/3 कर दिया जाए तो भी आंसर 2R ही आएगा। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज 18th नंबर सवाल, आपकी सीट का 18वां नंबर सवाल। कहता है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस 1.5 ग्राम एंड 2.5 ग्राम है रिस्पेक्टिवली एंड दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5। बच्चों जब भी कभी हमें ऐसा कोई सवाल मिल जाए जिसमें 2 पार्टिकल्स हों
और इनके सेंटर ऑफ मास वगैरह की लोकेशन फाइंड आउट करनी, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले दोनों मासेस को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लाइए और कोशिश करिए कि अगर आपके पास फ्रीडम है मासेस को ओरिजिन पर रखने की तो कम से कम एक मास को ओरिजिन पर रखिए। तो ये रहा सबसे पहला मास, मैं इसे m1 मान लेता हूं और इसकी वैल्यू 1.5 ग्राम है, 1.5 ग्राम। इसके बाद 16 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरा मास है, इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हियर समवेयर वी हैव सेकंड मास लाइक m2, दूसरा मास m2 है और इसकी जो दूरी है दैट इज 2.5 ग्राम, इसकी दूरी 2.5 है। जो टोटल डिस्टेंस है इट इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर दी गई है, राइट। अब कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट मास 1.5। कह रहा अगर इन दोनों, अच्छा देखो कुछ बातें अपनी मन से सोचो कि दो पार्टिकल से बने इस अनसिमेट्रिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1.5 अर्थात ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये तो नहीं पता, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये तो नहीं पता। इन्होंने कहा इसे x मानना, तो हम इसे एक्सियम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताने जा रहे हैं। हम लोग का व्यक्तिगत अंदाजा ये होना चाहिए कि हल्के से दूर होगा, भारी के पास होगा। खैर इन सब बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक्स एक्सिस पर कर लिया। एक मास को ओरिजिन पर रखा, इसे m1 माना, दूसरे को 16 सेंटीमीटर जैसा कि सवाल में कहा गया उतनी दूरी पर माना। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 1.5 ग्राम या m1 से कुछ दूरी पर है, कितनी दूरी पर है उसे एक्ससीएम या x मान लेते हैं। तो इस x की वैल्यू बतानी, सरल शब्दों में एक्ससीएम बताना है। अब जरा दिमाग लगाएं, सबसे पहला काम है m1 मेंशन कर लिया, m2 मेंशन कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखे जाएं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1, y1, क्योंकि ओरिजिन पर है तो 0, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा x2, y2, x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक की दूरी 16, y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो जाएगा। अब एक्ससीएम का सिंपल फार्मूला लगा दे। कौन सा फार्मूला बच्चों? एक्ससीएम बराबर m1x1 प्लस m2x2, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो एक्ससीएम इज इक्वल टू m1 1.5, उसका x कोऑर्डिनेट 0, सो इट इज 1.5 इंटू 0। मिलाते चलिए, m2 2.5 इंटू x का x कोऑर्डिनेट 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, x एक्सिस पर 16 चलकर, अपॉन टोटल करेंगे तो 1.5 प्लस 2.5 मिलकर हो जाएगा 4। एक्ससीएम इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होने सदस्य का कोई नंबर नहीं, बेकार हो जाएगा ये, और 25 का 16 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 4 0 यानी 40। कैसे? 16 दूनी 32 और 16 का 0.58 हो जाएगा, तो 32 से 8 40। अपने हिसाब से आप गुणा कर लीजिएगा, 40/4। और अगर काटा पीटी करी जाए 4 1 के 4, 4 दहम 40, सो आंसर कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, राइट। तो 1.5 2.5 अगर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है तो 1.5 को ओरिजिन पर रखकर उससे सेंटर ऑफ मास की जो दूरी हमने निकाली है यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है फ्रॉम फार्मूला, वो 10 सेंटीमीटर आ गया है। सो ऑप्शन संख्या ए इज करेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे इसी प्रकार से पूछा जाए कि इससे कितना डिस्टेंस पर होगा, तो टोटल डिस्टेंस 16 में से अगर ये वाला पार्ट 10 है तो क्या बचा हुआ 6 आ जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज 6। अब चेक भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ का मास मूवमेंट इक्वल होता है। 1.5 इंटू 10 इज 15 एंड 2.5 इंटू 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 15, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से करिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं। सबसे पहले तो 3 ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L, इसमें लेंथ का ही जिक्र किया गया। ऑब्जेक्ट की लेंथ का जिक्र किए जाने पर आप ये मानकर चलिए कि उसमें केवल लेंथ के हिसाब से ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए मैं स्टाइलर की बात करूं या स्पेन की बात करूं, तो इस पेन में सारा मास इसकी लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड मानकर कैलकुलेशन करेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ कहीं ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 3 ब्रिक्स हैं जिनमें से प्रत्येक की लेंथ L है, मास M है, दे आर अरेंज एज शोन इन फिगर, ऐसे रखे गए हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वॉल, दीवाल से। अच्छा बच्चों, एक अच्छी बात बता दो कि जब आपके सामने इतना फोटो बना है तो थोड़ी सी कलाकारी हम भी कर सकते हैं कि क्यों ना बने बनाए सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर हम इसे मान सकते हैं एक्स एक्सिस, एक दर्द खत्म, और एक वर्टिकल लाइन खींचकर हम इसे मान सकते हैं वाई एक्सिस, दूसरा दर्द ये खत्म, राइट। अब जरा दिमाग लगाइए,
जब भी कभी इस प्रकार के सिस्टम का जो दिखने में अनसिमेट्रिकल लगे या मास डिस्क्रीट रूप में हो, फैला हो, एक यहां टुकड़ा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो ऐसे सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूटेड को इसके सेंटर पर मानो, ये बन जाएगा बच्चों हमारा m1, और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1, y1। सुनते जाइएगा। इसी प्रकार जो दूसरा दिखने वाला सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर ब्रिक है, इसके इस लंबे से मास को पॉइंट मास मानकर इसे यहां मानो, ये बन जाएगा बच्चों m2, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। और बिल्कुल इसी प्रकार तीसरे वाले मास के सेंटर ऑफ मास को यहां कहीं मानेंगे, इसे हम लिखेंगे m3, और इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों x3, y3। अब दिमाग क्या लगाना है? अब दिमाग क्या लगाना है कि 3 ब्रिक हैं जिनकी लेंथ l है, मास m है, ईच का, हर एक का मास m है। तो m1 की वैल्यू m हो जाएगी, m2 की वैल्यू भी m हो जाएगी, और m3 की वैल्यू भी m हो जाएगी। यानी m m m सारे मासेस सेंटर पर पॉइंट मास मानकर इसलिए रख लिए गए हैं ताकि हम इसे 3 पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम माने, क्योंकि जो फॉर्मूला है एक्सीएम का, वाईसीएम का, वो पार्टिकल या पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। तो मैंने बड़े बड़े मास को सेंटर ऑफ मास या ज्योमेट्रिकल सेंटर पर समेट कर पॉइंट मास मान लिया, पॉइंट मास मान लिया, पॉइंट मास मान लिया। अब इस पूरे 3 ब्रिक के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लोकेटेड है ये बताना है। तो जो फॉर्मेलिटी वाला काम था वो कर दिया। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और स्पष्ट बता दूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये सारा खेल चूंकि लंबाई का है, इसलिए आप वाई कोऑर्डिनेट पर फोकस नहीं करेंगे। प्लीज मेरी बात सुने, ब्रिक की चौड़ाई का जिक्र नहीं है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट पर फोकस नहीं करना। आपको ये मान के चलना पतले पतले ये पेपर जैसे या बहुत पतले शेप के ब्रिक्स हैं, जिनमें कितने भी ब्रिक, 3 ब्रिक एक दूसरे के ऊपर रखने पर कोई खास वाई कोऑर्डिनेट, कोई खास ऊंचाई डेवलप नहीं हुई, इसीलिए वाई का डिस्कशन नहीं है ना। ऐसे भी कह सकते हो कि दीवार से इसकी जो दूरी डिस्कस करने जा रहे हो, ये केवल एक्स कोऑर्डिनेट का खेल है। सो वी विल फोकस ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, वी विल फोकस ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। दीवार से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट ही तो बताएगा। अब बात करें अगर कोऑर्डिनेट्स की, ध्यान से देखिए, इसके हम एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे। ध्यान से देखो तो इसके सेंटर तक पहुंचने में रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल शेप लंबाई l का सेंटर ऑफ मास इसके आधे पर बोले तो l/2 पर होगा, पहला पॉइंट। अगर बात करें अगले वाले की, ध्यान से देखो, पहला वाला जहां खत्म है वहीं पर दूसरे का मिड पॉइंट रखा है, क्योंकि इधर की लेंथ सवाल में देखिएगा l/2 दी है, तो चूंकि दूसरे का सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच होगा। अब इधर से l/2, इधर से l/2। आप ऐसा भी कह सकते हो, l में से अगर इधर l/2 छोड़ दिया है तो ये l/2 ही तो होगा। इसका मतलब दूसरे का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहली रॉड के एंड पर है, पहले ब्रिक के एंड पर है, यानी l दूरी पर है, तो दूसरे का x कोऑर्डिनेट l। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डायग्राम पर मत जाइएगा। इनका कहना है कि जब तीसरी ब्रिक रखी गई है तो वो l/2 आगे नहीं रखी गई, l/4 आगे रखी गई, मतलब इसका 1/4 पोर्शन आगे है और 3/4 पोर्शन पीछे तक है। अब कठिनाई कहां पर है सुनिएगा बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन बस यही कठिन है इस पूरे सवाल में, बस यही लास्ट वाला आर्टिकल कठिन है, क्या दिमाग लगाइएगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इसके बीचों बीच, यहां तक की दूरी l है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इसके बीचों बीच, यहां तक की दूरी l है। सही है। अच्छा, लास्ट वाला अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखो तो लास्ट वाले का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, यहां होगा। कितना आगे होगा ये दिमाग लगाना है, एक्स कोऑर्डिनेट में कितना आगे होगा। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, फोटो छुपा रहा हूं, ये है l और ये है l/2। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये है l, ये है l/2, मतलब यहां तक की टोटल दूरी है 3l/2, और 3l/2 में अगर l/4 बाहर है तो सेंटर ऑफ मास l/4 ही अंदर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप कर सकते हैं। आखिरी ब्रिक में अगर चर्चा करो तो आखिरी ब्रिक में अगर l/4 बाहर किया है तो सेंटर ऑफ मास जस्ट l/4 ही अंदर होगा। यहां से ऐसे समझिए, मैंने कहा ना डायग्राम मत जाइए। l/4 अगर बाहर है, l/4, तो सेंटर ऑफ मास यहां से l/4 ही अंदर होगा। और साफ कर दूं, बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, अगर यहां से सेंटर ऑफ मास, अगर यहां से लटका हुआ हिस्सा l/4 है तो सेंटर ऑफ मास l/4 अंदर पड़ा होगा। अब मिल गया, आइडिया मिल गया। जीरो सुनिए फिर अगर नहीं समझ में आया, ये दूरी कितनी l, ये कितनी बेटा l/2, तो यहां तक की टोटल दूरी हो गई l + l/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके बीचों बीच बोले तो यहां से l/2 पर। अब यहां से l/2 में l/4 लटका हुआ है, मतलब l/4 और अंदर जाना पड़ेगा। अब l/2 से जब l/4 अंदर जाओगे
तो देखिएगा मैं इसके सेंटर ऑफ मास तक पहुंचने का जुगाड़ लिख दे रहा हूं, नोटिस करिएगा। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नोटिस करिएगा, कहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं। गिनेगा 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 गिनेगा, इस लोकेशन को मैं मेंशन करने जा रहा हूं। पहले कितना चले L, पहले कितना चले L, फिर चले L/2 और फिर L/4 बाहर सेंटर ऑफ मास नहीं है, L/4 अंदर सेंटर ऑफ मास, माइनस L/4। दैट्स इट, बस इतना दिमाग लगाना। जरा ध्यान से देखें तो 2 1 के 2 1 3, 3L/2 माइनस L/4। दिमाग लगाते जाएं, इधर आ जाइए। LCM 4, LCM 4, 4, 2 दूनी 4, जो 2 आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6L, 4 1 4, 1L, 6L में 1L चला गया, 5L/4, 5L/4। बस यही कठिन था, 5L/4। अगर ऐसे नहीं समझ में आया आप क्लास के आगे पीछे फिर से पूछ सकते हैं, है बहुत इजी। L ये चले, L/2 ये चले, रॉड L/4 1/4 पोर्शन लटक रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तक पहुंचने के लिए 1/4 अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 इज इक्वल टू आधा। तो L/2 में से L/4 अंदर चले जाओगे, इसका सेंटर ऑफ मास दिख जाएगा। सो L प्लस L/2 में L/4 पीछे चले गए, घटा दिया, 5L/4। राइट, अब इतने सारे कैलकुलेशन है, मुझे M1 M2 M3 तीनों के x कोऑर्डिनेट मिल गए। वॉल से दूरी x कोऑर्डिनेट बताएगा। मैं चला XCM का फार्मूला लगाने। फार्मूला बोलेंगे सभी लोग, XCM ऑफ द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 M2x2 प्लस M3x3 M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 M1 प्लस M2 प्लस M3। सो XCM इज इक्वल टू, आइए ध्यान दीजिए, पहली रॉड का मास M, कोऑर्डिनेट L/2, ML/2, M1 की जगह M, X1 की जगह L/2, प्लस दूसरी का मास सेम है, उसका x कोऑर्डिनेट L है, ML, तीसरी का मास M है और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो अभी मेहनत करके निकाला हम लोगों ने, 5L/4 है, अपॉन टोटल मास में M बोले तो 3M। XCM इज इक्वल टू पूरे ऊपर का जब LCM लोगे, कंप्लीट LCM बेटा, तो 4 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इस पूरे का LCM 4 आ जाएगा, 2 जा 4 2ml, 1 4 जा 4 4ml, 4 1 जा 4 4 1 जा, एक ही बार डिवीजन जाएगा तो ये 5ml ही रहेगा, अपॉन 3m। ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन नहीं, तो चाहे तो 1 मान सकते हैं। फायदा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, यही तरीका ही है। XCM इज इक्वल टू 5 4 9 2 11 ml है बेटा, 11 ml अपॉन 4 3 12m, 12m, m से m एलिमिनेट हो जाएगा, इट्स 11L/12, डी ऑप्शन, 11L/12। बहुत इत्मीनान, बस यहां थोड़ी सी मेहनत करिएगा, डायग्राम में देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि आधा हिस्सा अंदर आधा हिस्सा बाहर, बस यही गणित है कि इसका 1/4 हिस्सा बाहर है तो 1/4 अंदर जाकर सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो L प्लस L/2 से 1/4 अंदर जाना है, L प्लस L/2 में 1/4 घटाना है तो पीछे आ जाओगे, बस इतनी सी मेहनत है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अब अच्छे सवालों की स्टडी में ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसे 20वां नंबर सवाल है। इन्हीं सवालों में क्या सवाल क्या कहता है, बहुत प्यारा सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी है, सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट पर भी है। कैसे कहता है, 50 किलो का व्यक्ति है जो किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस पर किसी हाइट पर जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, या 10 मीटर की हाइट पर है, किसी रेफरेंस लेवल से 10 मीटर की हाइट पर है, और वो एक 0.5 ग्राम का पत्थर डाउनवर्ड फेंकता है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो जब स्टोन जमीन पर पहुंचेगा तो वो व्यक्ति उस फ्लोर से कितना ऊपर होगा। तो सवाल बहुत अच्छा है, कल्पनात्मक सवाल है, दिमाग क्या लगाना है समझिएगा। सबसे पहले समझिए ये है फ्लोर, मैं से लिख दे रहा हूं कि इट्स अ फ्लोर, मेंशन भी कर देना ये आपका फ्लोर है। अच्छा, फ्लोर से यहां कहीं, हियर समवेयर इज द पर्सन,
यहाँ कोई पर्सन है, उस पर्सन के वजह से बता दूं आपको, पर्सन को आप ऐसे कंसीडर कर लें, ये पर्सन है, कितनी हाइट पर है, तो ऐसा बोला गया कि ये फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पर। एक बात और, यहाँ ग्रेविटी जैसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब अगर पर्सन हवा में है तो यही रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो नीचे कैसे आएगा। अब इसने अपने हाथ में एक लिया पत्थर, पर्सन के विषय में बता दूं, आप इस पर्सन के मास को डायग्राम में फिर से बना देता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये फ्लोर, इस फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की हाइट पर, हियर समवेयर इज अ पर्सन, यहां कोई पर्सन है। इस व्यक्ति का खुद का जो मास है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, ये 50 kg का है, और इसने अपने हाथ में 0.5 kg का पत्थर लिया और उसे नीचे फेंका है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि यदि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जब तक किसी सिस्टम पर, जब तक इस मैन प्लस स्टोन सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहने का तात्पर्य है कि अगर ये अभी स्टेशनरी है तो इनका इनिशियल मोमेंटम शून्य है। इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मैं लिख दे रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी जैसे ना होने की वजह से जो मोमेंटम इनिशियल था वही मोमेंटम इनका फाइनली होगा। अब व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज फाइनल? इनिशियली इसने हाथ पर स्टेशनरी रहकर स्टोन होल्ड कर रखा था और फाइनली इसने स्टोन को 2 की रफ्तार से नीचे फेंक दिया। He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि पर्सन के पहले रुके रहने पर उसका मोमेंटम 0 था, तो जब ये मैन और स्टोन एक दूसरे से सेपरेट होंगे तब भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 ही रहेगा। उसकी नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी? मैन विल गो अपवर्ड, ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, इमेजिन करिए, और स्टोन आपका नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है आप इमेजिन करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्या? सिस्टम रुका है, टोटल मोमेंटम 0। अगर ये चलेगा भी तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में ऐसे चलेगा कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम अभी भी 0 है। मतलब जितना मोमेंटम लेकर पत्थर नीचे जाएगा उतना ही मोमेंटम आप मैन को ऊपर दे देंगे। जितना मोमेंटम नेगेटिव में पत्थर लेकर नीचे जाएगा उतना ही मोमेंटम पॉजिटिव में लेकर पर्सन ऊपर जाएगा, ताकि प्लस माइनस टोटल करो तो अभी भी आंसर 0 आए। समझ पा रहे हैं आप? तो फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी 0। अब ये फाइनल कैसे 0 करें? तो सबसे पहली बात समझिए, फाइनल मोमेंटम में 50 किलो का व्यक्ति ऊपर कितनी स्पीड से गया उसको मैंने v अप मान लिया, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसको j कैप लगा सकते हैं, प्लस 0.5 kg का पत्थर, 0.5, भाई मोमेंटम फाइनल 0 करने का मतलब हो गया m1 v1 ऑफ पर्सन प्लस m2 v2 ऑफ पत्थर इज इक्वल टू 0। तो पर्सन का मास 50, वेलोसिटी अपवर्ड j कैप, पत्थर का मास 0.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ पत्थर इज गिवन एज 2, और नीचे की तरफ है तो माइनस j कैप इज इक्वल टू 0। इनिशियली रेस्ट पर था, भले ही मास हो बट वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम 0, और एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी फ्री स्पेस होने की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फाइनली भी मोमेंटम 0 रहेगा। कैसे 0 रहेगा? पर्सन का मोमेंटम प्लस बॉल या स्टोन का मोमेंटम इज इक्वल टू 0। पर्सन के मोमेंटम में पर्सन का मास, पर्सन की अपवर्ड वेलोसिटी, प्लस बॉल का मास, बॉल की डाउनवर्ड वेलोसिटी। आप अगर आई कैप जे कैप ना भी लगाएं तो भी आंसर डायरेक्शन के साथ आएगा। सो ध्यान दें बच्चों, 50 इंटू वी अप, वी अप जे कैप के साथ आएगा आंसर। आप चाहें तो डायरेक्शन ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बोलेगा, राइट। वी अप इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, माइनस का नंबर फाइनली जब बाहर आएगा तो ये टर्म नेगेटिव है, उधर जाएगा तो प्लस पे बन जाएगा, और 0.5 का दुगना 1, सो इट्स 1 जे कैप। 0.5 का दुगना 1 और माइनस जे उधर जाएगा प्लस जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 50 को नीचे भेजोगे तो 1/50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बस थोड़ा सा सवाल और,
फील क्या करना है कि हवा भी गलत हो गया, ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर कोई पर्सन जीरो मोमेंटम के साथ टिका हुआ है तो वो तभी मूवमेंट कर सकता है जब वो पत्थर को नीचे फेंके। पत्थर फेंकेगा नीचे की तरफ तो पत्थर उसे मोमेंटम ऑफर करेगा ऊपर की तरफ। एज अ रिजल्ट पत्थर विल गो डाउनवर्ड, पर्सन विल गो अपवर्ड। सो ये एक्शन रिएक्शन जैसा है, मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल जैसा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, बॉडीज में मूवमेंट आएगा, पार्टिकल्स विल मूव बट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन इन ऑन इट्स पोजीशन। अब सवाल कहता है कि व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर, जब पत्थर जमीन पर पहुंचता है तो मैन जमीन से या फ्लोर से कितना ऊपर होगा। तो दिमाग लगाइए, पत्थर 2 की रफ्तार से है और उसे 10 मीटर की डिस्टेंस चलनी है। ग्रेविटी का खेल नहीं, एक्सेलरेशन का खेल नहीं, सामान्य फार्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं स्टोन जर्नी। अब स्टोन की यात्रा सुनिए कैसी है। स्टोन जर्नी देखिए, स्टोन का नीचे आना देखिए। मैं लगाने जा रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, कुछ बच्चे कर सर ये तो अंडर ग्रेविटी जैसा मोशन है। नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी का भी खेल खत्म। मतलब इफ यू राइट डाउन एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, तो जी शून्य है तो एस बराबर यूटी, एस बराबर यूटी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन जैसा रिजल्ट। 10 मीटर पत्थर को नीचे जाना है, 2 की रफ्तार है, कितना समय लगेगा टी, 2 से काटा 5 आ गया, टी बराबर 5 सेकंड का समय लगेगा। अच्छा, जितने 5 सेकंड में ये पत्थर जमीन पर पहुंचेगा, पर्सन 5 सेकंड तक ऊपर जाएगा। अब पर्सन की यात्रा, पर्सन कितना ऊपर जाएगा, तो पर्सन का ऊपर जाना भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों में से कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, ना कोई रिटार्डेड है, सब यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। पर्सन कितना ऊपर जाएगा, नो आइडिया। पर्सन के ऊपर जाते वक्त रफ्तार कितनी है, 1/50। और अपवर्ड जाते वक्त रफ्तार 1/50 और अपवर्ड जाने का टाइम कितना, जितनी देर में पत्थर नीचे पहुंचे उतनी देर में पर्सन कितना जाएगा। पत्थर कितनी देर में नीचे पहुंचा, 5 सेकंड, तो पर्सन को भी 5 सेकंड ऊपर ले जाओ। 5 1 के 5, 5 दहम, इट्स 1/10। और 1/10 मीटर को आप चाहें तो 0.1 मीटर कह सकते हैं। तो पर्सन फ्लोर से 0.1 ऊपर और चला जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, फ्लोर से पहले ही वो 10 पर था और 0.1 और चला गया, तो पर्सन की अब पत्थर जमीन पर टच करते वक्त पर्सन की टोटल हाइट 10 + 0.1 यानी 10.1। क्या करना सवाल में, सबसे पहले लगाना कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की मदद से दिमाग क्या चलेगा, कंजर्वेशन की मदद से आपका दिमाग काम करेगा कि पर्सन जितना मोमेंटम लेकर अपवर्ड जाएगा, स्टोन उतने मोमेंटम लेकर डाउनवर्ड जाएगा। इससे पर्सन की वेलोसिटी पता चलेगी। फिर यूनिफॉर्म मोशन लगाकर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाकर पत्थर के जमीन पर पहुंचने का समय निकाला 5 सेकंड, और उन्हीं 5 सेकंड में पर्सन मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से मेरी वेलोसिटी से कितना ऊपर जा सकता है, 0.1। तो पर्सन की फाइनली टोटल हाइट पत्थर जमीन पर पहुंचने पर 10.1। राइट, सो गुड क्वेश्चन, आराम से एनालाइज करिएगा। और एक बात बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, सो आप इसे क्लास में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। 1-2 सवाल हैं जिससे मैं चाहता हूं कि क्लास में भी रहें। इसके बाद हम लोग अपना कोलिजन स्टार्ट करेंगे, तो इसे रोक ले रहा हूं मैं। इसके अलावा कुछ और बहुत अच्छे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आपकी शीट में हैं। जैसे ये सवाल, इसका स्लाइड पूरा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बट उसका फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया है। क्या है सुनिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 12 कहता है, मैं शीट से पढ़ देता हूं आपकी। कहता है स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L हैज वन ऑफ इट्स एंड एट ओरिजिन। एक स्ट्रेट रॉड है जिसकी लंबाई L है, इसका एक एंड ओरिजिन पर है और दूसरा एंड x बराबर L पर पड़ा है। इसका मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये मास का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर ax दिया गया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, जरा दिमाग लगाएंगे क्या कि ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, कंटिन्यूअस सिस्टम के केस में हर टुकड़े का मास मूवमेंट अलग अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका। तो हम एक रैंडम टुकड़ा ले लेते हैं जो कि ओरिजिन से x दूरी पर हो, dx मोटाई का हो और जिसका मास dm। और ऐसे केसेस में हम छोटे से टुकड़े के मास मूवमेंट को इंटीग्रेट करके टोटल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करते हैं। सिंपल रिजल्ट आपको याद होगा, जब भी कभी मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जब भी मास के टुकड़े अलग अलग दूरियों पर हो, वेरिएबल केसेस पर हो, तो इंटीग्रेशन टेक्निक कहती है एक्सीएम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm into x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm।
ये तो आपने एक टुकड़े के मास मोमेंट को टोटल मास से डिवाइड कर दिया। अब टोटल मास कवर करने का तरीका, लिमिट लगा दीजिए। रॉड की शुरुआत है x बराबर 0 से और रॉड कहां तक मिलेगी, x बराबर l तक। सो लिमिट 0 से l, सो लिमिट 0 से l। एक बात और, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि dm की जगह पर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx रखा जाए, dm की जगह पर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx रखा जाए, जहां dx छोटी सी लेंथ है, जिस एक्सिस के अलोंग रॉड लाई कर रही उसकी छोटी सी लेंथ है, और लैम्डा मास डेंसिटी। अब जरा वैल्यू रखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l, 0 से l, dm की जगह लैम्डा dx, सबसे बाहर x अपॉन इंटीग्रेशन 0 से l, dm की जगह लैम्डा dx। कुछ काटिएगा मत, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है और वेरिएबल चीजें सॉल्व होने के बाद कटती हैं। बीच में मत काट देना कि लैम्डा से लैम्डा खत्म, समझाया क्लास में। लैम्डा की जगह सवाल में बोला गया है ax, लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन एज ax, तो लैम्डा की जगह ax रखोगे। इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की जगह ax, अच्छा दिमाग लगाओ, ये ax और एक x अलग बैठा है, dx को अलग, ये अलग टर्म है। लैम्डा की जगह ax और एक x अलग से बैठा है, बन जाएगा ax स्क्वायर dx अपॉन लैम्डा की जगह ax इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 से l, इंटीग्रेशन 0 से l, राइट। अब इस पूरे चित्र में एक बात आपको बता दें, सवाल में बोला भी गया है ए परफेक्ट कांस्टेंट, मतलब ए में कुछ नहीं संभव। लैम्डा की इंफॉर्मेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों थे, बट ए आइसोलेट कांस्टेंट है। आप चाहें तो आइसोलेट कांस्टेंट को अभी भी हटा सकते हैं, चाहो तो रोक लेना, बाद में हटा देना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाओगे, x की पावर 2 + 1 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से l। x की 1 पावर का इंटीग्रेशन 1 + 1, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, लिमिट 0 से l, राइट। लिमिट रखने की बारी आएगी तो लास्ट टाइम देखिएगा, सबसे पहले अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट बनेगा l³/3 माइनस लोअर लिमिट 0³/3 अपॉन, नीचे आ जाइए, अपर लिमिट l²/2, लोअर लिमिट 0²/2। अच्छा, 0 के स्क्वायर वगैरह का, क्यूब का कोई महत्व नहीं है, तो ऊपर बचा l³/3 और नीचे का नंबर पलट सकता है, रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई, 2/l², इट्स 2/l²। l की 2 पावर से l की 2 पावर कट गई, 1 पावर बची। सो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ऊपर 2 बचा, l की 1 पावर बची बटे 3, 2l/3। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम चाहें तो रॉड के छोटे से टुकड़े का मास मोमेंट लेकर छोटे टुकड़े के मास से डिवाइड कर दें, तो इससे इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। बट हमें पूरी रॉड का चाहिए तो हमें रॉड इंटीग्रेट करनी पड़ेगी 0 से लेकर l तक। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर बच्चों आधारित एक और सवाल है, आपका सवाल नंबर 15। बिल्कुल इसी पैटर्न पर कहा गया, एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 3 मीटर है, तो उसका एक एंड ओरिजिन पर रखा x बराबर 0 और दूसरा एंड 3 मीटर पर है, तो x बराबर 3 पर रख दिया। इसके लीनियर मास डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है लैम्डा बराबर 2 + x। तो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करने का तरीका, रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिट 0 से 3 जाएगी, लैम्डा की जगह 2 + x सवाल में दिया है, एक्सियम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dmx, बोलते जाओ, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। रॉड यहां से यहां तक 3 मीटर लंबी है, तो शुरुआत 0 से खत्म 3 तक, शुरुआत 0 से खत्म 3 तक। और लैम्डा की जगह बच्चों, सॉरी dm की जगह लैम्डा dx, dm की जगह बच्चों लैम्डा dx, और लैम्डा की जगह बेटा 2 + x। तो जैसे पिछली बार लैम्डा की जगह ax था, वैसे अब की बार 2 + x है। बाकी प्रोसीजर सेम है, गो थ्रू द क्वेश्चन, आंसर आप मुझे बताएंगे, राइट। एक सवाल और है आपका 14 नंबर, स्टेटमेंट टाइप का सवाल है। कहता क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहां लाई कर सकता है, बॉडी के अंदर, बॉडी की सरफेस पर, बॉडी के बाहर, वगैरह वगैरह। तो यहां बस एक बात नोटिस करने वाली है कि बॉडी के बाहर का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज आई एम अ बॉडी, ये हर वो हिस्सा बॉडी पार्ट कहलाएगा जहां मटेरियल अवेलेबल है, जहां मटेरियल अवेलेबल है, जहां मटेरियल अवेलेबल है। इनकेस अगर मैं हाथ ऐसे कर लूं तो ऐसे ये हिस्सा बॉडी के आउटसाइड का है, साइंटिफिकली ये हिस्सा बॉडी के इनसाइड का नहीं है। बॉडी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड। हाँ, बॉडी की सरकमफेरेंस के अंदर है, बट विज्ञान की भाषा में ये आउटसाइड बॉडी है, ये आउटसाइड बॉडी है।
ये आउटसाइड बॉडी है, ये हिस्सा आउटसाइड बॉडी। और ध्यान सुनिएगा, अब वापस काम पर आते हैं, जरा दिमाग लगाइए। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहां कहां लाई कर सकता है? तो मैंने तीनों संभावनाएं लिख दी हैं कि मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल शेप है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बिस्किट है, इस टाइप की चीज मान लीजिए, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मतलब इनसाइड ही लाई करता है, अंदर ही लाई करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिंग है और रिंग में ऊपर का हिस्सा भारी है, नीचे हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास जिसे यहां होना चाहिए वो भारी हिस्से की तरफ शिफ्ट होते होते सरफेस तक आ सकता है। तो सेंटर ऑफ मास अंदर भी लाई कर सकता है, सेंटर ऑफ मास सरफेस तक भी आ सकता है अगर सरफेस पर ही ज्यादातर मास रखा हो। सेंटर ऑफ मास भारी हिस्से करीब रहता है, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनसाइड बॉडी जहां मटेरियल है वहां रहेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बॉडी में ज्यादा मास के करीब आ जाएगा। जैसे रिंग के टॉप पे अगर छोटा सा नग लगा दिया जाए, है ना, जेम लगा दिया जाए, तो इसे इधर खिसकाएगा, मतलब सरफेस तक आ सकता है। हो सकता है कि बॉडी मटेरियल के बाहर चला जाए। आप इसे सर्कल की सरकमफेरेंस के इनसाइड का पॉइंट कह सकते हैं गणित की भाषा में, बट विज्ञान की भाषा में मटेरियल यहां है, यहां है, यहां है, यहां मैटर नहीं है। सो दिस पॉइंट इज आउटसाइड बॉडी। बॉडी मतलब वो हिस्सा जहां मटेरियल अवेलेबल है, तो मटेरियल यहां है, इससे बाहर सेंटर ऑफ मास पड़ गया तो इट विल से आउटसाइड बॉडी। हाँ, ये सच बात है, बाकी बातें जो पढ़ी बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन रिंग लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। सिमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा, यही ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यही सेंटर ऑफ मास है, बट ये वो पॉइंट नहीं है जहां वास्तविकता में मास है। ये काल्पनिक बिंदु है, मास यहां अवेलेबल है। तो सेंटर ऑफ मास वहां भी लाई कर सकता है जहां मास है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के सरफेस पर भी लाई कर सकता है, सेंटर ऑफ मास वहां भी लाई कर सकता है जहां मास नहीं है, उसे आउटसाइड बॉडी का नाम दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। 16 नंबर सवाल आपको याद होगा, जब हम लोगों ने क्लास में जब हम लोगों ने मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास वगैरह वाला पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें इस प्रकार का एक शेप डिस्कस किया था। क्या कि अगर एक 2L लेंथ की रॉड के टॉप पर L लेंथ की रॉड टी शेप आपके सामने है, हमसे कहता है इस पूरे चित्र में कहां पर फोर्स लगा दिया जाए कि दिस बॉडी स्टार्ट्स ट्रांसलेटरी मोशन। तो कॉन्सेप्ट इतना सिंपल सा है कि अगर हम बॉडी में उसका सेंटर ऑफ मास खोजकर, और ध्यान सुनिएगा, अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को खोजकर उस पर फोर्स लगाया जाए, मतलब इफ द फोर्स और द लाइन ऑफ फोर्स पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, बॉडी विल ट्रांसलेट। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो बॉडी ट्रांसलेट करेगी, सेंटर ऑफ मास से ऊपर नीचे जाएगा तो टॉर्क डेवलप होगा, बॉडी रोटेट करेगी। तो सवाल इतना सा है कि इस बॉडी में कहां फोर्स लगाएं कि बॉडी ट्रांसलेट करे, तो हमने कहा भैया सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा दो। अब सवाल नया बन गया, कह रहा सेंटर ऑफ मास जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो बच्चों इस चीज का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आराम से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, मैं आपको हिंट कर सकता हूं सबसे शानदार तरीका कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो ये एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, सही है। अच्छा, इस रॉड की लेंथ L है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस रॉड की लेंथ दुगनी है। अच्छा, लेंथ दुगनी तो मटेरियल दुगना, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप मान लीजिए M, सेंटर ऑफ मास पर इसका सारा मास मान लीजिए M, तो ये दुगनी लेंथ का है तो इसका सारा मास हो जाएगा 2M, राइट। M1 तैयार है, M2 तैयार है, ये 2M है, ये M है। X1 Y1 के हिसाब से अगर चेक करोगे, X1 Y1 के हिसाब से चेक करोगे तो ओरिजिन से आगे पीछे जाने पर X आता है, आपको सीधे ऊपर जाना है, और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, आप मेरी बात समझे नहीं, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने से सिस्टम ट्रांसलेट करेगा, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास खोजने के लिए मुझे अलग अलग पार्टिकल्स पर विचार करना पड़ेगा। L लेंथ वाले का मास M है तो दुगनी लेंथ वाले का मास दुगना होगा। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आधी लंबाई यानी L पर, बट Y एक्सिस में, X में जाना नहीं पड़ेगा। इसके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल टॉप पर है, 2L ऊंचाई पर है, बट आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 माने जाएं, तो इसके सेंटर ऑफ मास तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ा 2L, सॉरी x में तो चलना ही नहीं पड़ा, x में तो चलना ही नहीं पड़ा, y में चलना पड़ा 2L। तो मैंने दोनों रॉड के मास मान लिए, उनके सेंटर ऑफ मास पर, एक M एक 2M, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, x में 0 y में L, x में 0 y में 2L। अब इन दोनों M1 M2 की मदद से अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 4L/3 आएगी। क्लास का किया हुआ सवाल इसलिए हमने शॉर्ट में हिंट कर दिया। मतलब टी शेप जिसमें ये 2L और ये L है, आइडेंटिकल मास, M मास ये दुगना मास, आइडेंटिकल लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनका जो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उस पर लगने वाला फोर्स सिस्टम को ट्रांसलेट करेगा, जिसकी जमीन से ऊंचाई 4L/3 हो जाएगा।
राइट। सो दीज वर ऑल क्वेश्चंस बेटा। एक दो सवाल मैं छोड़ रहा हूं, जैसे एक प्लैंक मास के सवाल आपने बहुत किए हैं, आपके हिस्से पे छोड़ दिया मैंने, और एक सवाल प्रोजेक्टाइल का है जो मैं आपको क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर सपोज टू कंप्लीट ऑन टाइम। आप आराम से एक बार प्लीज सारे क्वेश्चन के हिंट और जहां तक संभव मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है, इसलिए आप प्लीज आराम से इस सेंटर ऑफ मास की शीट को कंप्लीट कर लें, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं क्लास में, और एक दो क्वेश्चन इसके जो अच्छे हैं जिन्हें ऑफलाइन ही बताना चाहिए, उन्हें बताने के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक कोलिजन। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये लेक्चर FCR और फ्रेशर्स दोनों बैचों के लिए, ड्रॉपर्स बैच में सेंटर ऑफ मास शुरू हुआ है उनके लिए नहीं। थैंक यू।